नमस्कार, स्वागत है आपका सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में, जहां पर मैं लेकर आती हूं आपके लिए दिन भर की 5 बड़ी खबरों का विश्लेषण। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। आर्यन खान आज जेल से बाहर नहीं आएंगे, आदेश पहुंचने में हुई देरी। नवाब मलिक ने वानखेड़े को फिर से घेरा, कहा काशिफ खान को क्यों नहीं पकड़ा गया। खाद की लाइन में लगे किसान की मौत, परिजनों से मिलने पहुंची प्रियंका। किसानों के मुद्दे पर बोले वरुण गांधी, कहा सरकार के पास हाथ नहीं जोड़ूंगा, कोर्ट जाऊंगा। और हरियाणा के गुड़गांव में नमाज का फिर हुआ विरोध, 30 हिरासत में। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से, और वो खबर जिसके लिए सबको इंतजार था। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान आज भी आर्थर रोड जेल से बाहर नहीं आएंगे, यानी कि उनकी रिहाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आदेश यानी कि रिलीज ऑर्डर्स एनडीपीएस कोर्ट पहुंचने में देरी हो गई। और जब रिलीज ऑर्डर्स पहुंचने में देरी होती है और वहां के बेल बॉक्स में शाम को 5:30 बजे, जो नियम कहता है कि शाम को 5:30 बजे बेल बॉक्स में रिलीज ऑर्डर अगर पहुंचता, तब आर्यन खान आज आर्थर रोड जेल के बाहर आते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जो कोर्ट ऑर्डर था, यानी कि जो बॉम्बे हाई कोर्ट का कल जो बेल ऑर्डर था, उस बेल ऑर्डर में कुछ शर्तें दी गई हैं। करीब 13 शर्तें बताई जा रही हैं। 13 कंडीशंस उसमें मेंशन्ड है, जैसे कि आर्यन खान को अपना पासपोर्ट एनडीपीएस कोर्ट यानी कि विशेष अदालत में सरेंडर करना पड़ेगा। हर शुक्रवार को उन्हें एनसीबी ऑफिसर के सामने पेश होना पड़ेगा 11 बजे से 2 बजे के बीच में। उसके बाद वो देश छोड़कर नहीं जा सकते, और अगर जाना है तो कोर्ट से अनुमति लेकर जाना पड़ेगा। जो उनके साथ के जो अभियुक्त हैं उनसे वो कोई संपर्क नहीं बना सकते, न किसी गवाह को प्रभावित करने की उनको अनुमति है, कोई स्टेटमेंट उन्हें मीडिया में नहीं देने की अनुमति है। और अगर ये सारी जो शर्तें हैं, अगर उनका उल्लंघन होता है तो उनकी जमानत को कैंसिल भी कर दिया जाएगा। ये बातें उस बेल ऑर्डर में लिखी हुई हैं। अब लेकिन जो बार बार ये बातें आ रही हैं कि आज देरी हो गई, जो पूरी प्रक्रिया थी वो देर में हुई, यानी कि कागज ठीक समय पर नहीं पहुंचे, और इसी वजह से ये चीज आज आर्यन खान बाहर नहीं आ पाए। अब जो प्रोटोकॉल्स हैं वो क्या कहते हैं कि जो रिलीज ऑर्डर था, यानी कि जो रिलीज ऑर्डर को पहले बेल बॉक्स में पहुंचना चाहिए था 5:30 बजे, वो नहीं पहुंचा आर्थर रोड जेल के बेल बॉक्स में। और सबसे पहले जो उनके लॉयर्स थे उन्होंने सारी श्योरिटीज और सब कुछ कर लिया था, क्योंकि उस बेल ऑर्डर में ये भी कहा है कि जो तीनों अभियुक्त हैं उनको तीनों को अलग अलग 1 लाख रुपए श्योरिटी भरनी पड़ेगी। और आपको बता दें कि ये जो श्योरिटी थी वो जूही चावला ने आर्यन खान के लिए भरी है। जूही चावला आर्यन खान को बचपन से जानती हैं, क्योंकि शाहरुख खान से उनकी अच्छी फ्रेंडशिप है, फैमिली फ्रेंड्स हैं, तो जूही चावला ने इसको भरा है। लेकिन जो जेल ऑफिसर ने ये बताया है कि वो जो कागजात की जो प्रक्रिया थी, कागज ठीक समय पर नहीं पहुंचे, बेल बॉक्स में 5:30 बजे जो रिलीज ऑर्डर पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंचा, और इसी वजह से अब आर्यन खान की रिहाई कल सुबह होगी। कल सुबह 6 बजे ये बताया जा रहा है कि वो बेल बॉक्स खोला जाएगा, उसके बाद आर्यन खान निकल कर आएंगे। लेकिन आज ऑलरेडी आपने देखा था कि पटाखे, मन्नत जो शाहरुख खान का घर है और जो उनका निवास है उसके आगे लोग पटाखे छोड़ रहे थे और पोस्टर्स लेकर खड़े हुए थे कि वेलकम प्रिंस। और ये भी सब टीवी चैनल्स पर ये विजुअल्स चल रहे थे कि किस तरह से शाहरुख खान और गौरी खान मन्नत से निकलकर और वो आर्थर रोड जेल जा रहे थे। लेकिन कागजात की जो प्रक्रिया थी वो पूरी नहीं हुई, इस वजह से आज भी वो जेल में रहेंगे। 25 दिन बाद उनको कल बेल मिली थी, लेकिन आज 26वें दिन भी जो हमारी प्रक्रिया है, कागजात को फर्निश करने की जो प्रक्रिया है वो इतनी ढीली है, उसमें इतना समय लग जाता है कि जो शख्स 25 दिन से जेल में है, आज उसको जमानत मिलने के बाद भी वो 26वें दिन जेल से बाहर नहीं आता। तो सवाल खड़े होते हैं कि जो हमारी कागजाती प्रक्रिया है उसमें इतना विलंब क्यों होता है। बहुत लोग ये कह रहे थे कि कोर्ट से डायरेक्टली पहुंच जाएंगे कागजात, लेकिन फिर भी नहीं पहुंचे। उसकी सॉफ्ट कॉपी नहीं बल्कि हार्ड कॉपी पहुंचनी होती है, और आर्यन के केस में नहीं पहुंची। लेकिन इसमें बहुत सारे इस स्टोरी में सवाल खड़े हुए हैं। जब हम बेल ऑर्डर की बात करते हैं तो आज उस बेल ऑर्डर में लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हो सकता है कि जस्टिस सामरे कुछ एनसीबी की कार्यप्रणाली पर भी कुछ टीका टिप्पणी करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। लेकिन जिस तरीके की गड़बड़ियां और अनियमितताएं इस पूरे
प्रकरण में जो सामने दिखी है वो यहाँ पर मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ कि जिस तरीके से जो एनफोर्समेंट ऑफिसर्स थे उन्होंने जितने भी जो बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं उनके प्रोटोकॉल्स को वायलेट किया है। और उसमें सबसे पहले ये है कि आपने तुरंत अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट में नोटिस नहीं भेजी, और एनडीपीएस एक्ट के तहत जो सेक्शन 41A है उसको इस्तेमाल करके उसमें नोटिस भेजना चाहिए था, वो नहीं भेजा गया। उसके बाद एक और जो इन्फॉर्मिटी सामने आई थी कि अविन साहू और मनीष राजगरिया को बेल मिल गई थी और उनके पास से जबकि केवल 2.4 ग्राम चरस मिला था। तो यहाँ पर मुकुल रोहतगी ने इस बात को क्या किया था कि जो समानता के पैमाने पर ये चीज़ सही नहीं है और जो पैरिटी के जो रूल्स हैं वो यहाँ पर नहीं फॉलो हुए हैं। उसके बाद अरेस्ट मेमो में कितनी गड़बड़ियां थी कि अरेस्ट मेमो ने कोई बात कॉन्स्पिरेसी यानी कि षड्यंत्र की नहीं कही थी और एनसीबी ने कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश किया था जब उन्होंने पहला रिमांड एप्लीकेशन फर्निश किया था अक्टूबर 3 को। उन्होंने कहा कि इन लोगों को इसलिए अरेस्ट किया गया है क्योंकि ये एक कॉन्स्पिरेसी है। तो गलत तरीके से अगर एनसीबी ने कोर्ट को गुमराह किया है तो अब ऐसे में बेल ऑर्डर तो आ गया है, लेकिन क्या इसको शीर्ष अदालत या फिर कोई अदालत इसमें कुछ प्रोटोकॉल्स बनाएगा, एनसीबी के जो ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा कि जो उनकी जो पूरी कार्यप्रणाली है वो गलत है, और किस तरीके से चैट्स को लीक किया है एनसीबी ने जो कि एक ब्रीच ऑफ प्राइवेसी है, ये भी मैटर इशू रेज हुआ था। तो गलत तरीके से कोर्ट को गुमराह करना, गलत चीजों को फर्निश करना, आज एनसीबी के खिलाफ कौन एक्शन लेगा? जिस तरीके से एनसीबी काम कर रही है, लोग इस पर आरोप ये लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार के निर्देशन पे काम कर रही है क्योंकि निशाने पर उनके आर्यन खान नहीं बल्कि शाहरुख खान थे। तो आज एक लड़के का, एक 23 साल के लड़के का उज्जवल भविष्य आपने इन 25 दिनों में ऑलमोस्ट नष्ट कर दिया। जिस तरीके से मीडिया ट्रायल चल रहा था, मीडिया सवाल जवाब कर रहा था, एक ह्यूमिलिएशन कितना शाहरुख खान के परिवार और खुद आर्यन खान को फेस करना पड़ा। तो आप ऐसे में अंदाजा लगा सकते हैं कि बिल्कुल यही चीज रिया चक्रवर्ती के साथ हुई थी। हालांकि वो केवल सलाखों के पीछे 10 दिन थी, ये पारी और लंबी हो गई इनकी जेल में। तो सवाल ये उठता है कि आज एनसीबी के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा या नहीं करेगा, उन अधिकारियों के खिलाफ कोई एक्शन लेगा जिन्होंने गलत तरीके से कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की, गलत आधार बनाया और जेल में जबरन डाल दिया। ये बड़े सवाल हैं, इस पर फीडबैक दीजिएगा। मैं आगे चलती हूँ। अगली खबर भी हमारी आर्यन खान ड्रग्स केस से ही जुड़ी हुई है और अब यहाँ पर मैं बात करूंगी एनसीपी के प्रवक्ता और महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार में माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर नवाब मलिक की। उन्होंने, आपने देखा कि लगातार नवाब मलिक सरकार पर हमला बोल रहे हैं, एनसीबी पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि गलत तरीके से समीर वानखेड़े ने ये पूरा फर्जीवाड़ा रचा ताकि आर्यन खान को सलाखों के पीछे भेजा जा सके। बॉलीवुड इंडस्ट्री को अटैक किया गया है, खुद वो ड्रग पेडलर्स से मिले हुए हैं ताकि जिन बॉलीवुड एक्टर्स को वो पकड़ते हैं और उनसे वसूली करते हैं तो अगर उनके पास कम मात्रा में अगर ड्रग्स है तो उसको ज्यादा मात्रा में दिखाकर और उनसे पैसे की उगाही की जाती है। ये तमाम बड़े बड़े आरोप नवाब मलिक ने लगाए हैं और इसी झड़ी में आज उन्होंने फिर से एक नया दावा किया है। अगर आपको याद हो तो 2 दिन पहले नवाब मलिक ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सुबह वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 दिन पहले उन्होंने एक दाढ़ी वाले शख्स का उल्लेख किया था। आज उस दाढ़ी वाले शख्स का नाम सामने आ गया है। इस शख्स का नाम है काशिफ खान और काशिफ खान, ये बताया जा रहा है कि वो फैशन टीवी के इंडिया हेड है और इनको एनसीबी ने छोड़ दिया था। इनका एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसे कि खुद नवाब मलिक ने शेयर किया है। उस वीडियो में वो एक महिला मित्र के साथ नाचते हुए नजर आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि ये जो विजुअल है ये उसी क्रूज का है जिस पर की छापामारी की गई थी। तो नवाब मलिक ने ये सवाल खड़ा किया है उस 11 सेकेंड्स के वीडियो को पोस्ट करके कि समीर वानखेड़े ने काशिफ खान को क्यों नहीं अरेस्ट किया। क्यों? उन्होंने आरोप लगाए हैं कि काशिफ खान समीर वानखेड़े के बहुत अच्छे दोस्त हैं और कई एनसीबी के अफसरों ने नवाब मलिक को ये बात बताई है कि जब एनसीबी के जो आला अफसर थे और उन्होंने काशिफ खान के खिलाफ एक्शन लेने की कोशिश किया तो समीर वानखेड़े ने उनको रोक दिया। क्यों? क्योंकि वो उनके अच्छे दोस्त थे और उन पर कोई इन्वेस्टिगेशन अभी तक नहीं हुआ है। तो एक बार फिर से नए आरोपों की झड़ी लगाया है नवाब मलिक ने और काशिफ पटेल की जो आइडेंटिटी है वो खुलकर सामने आ गई है और कि क्यों एनसीबी ने
काशिफ पटेल को छोड़ा था। तो अब इसमें कितने मोहरे बन गए हैं, एक फ्लेचर पटेल, फिर उसके बाद अब काशिफ पटेल, मनीष भानुशाली, केपी गोसावी, तो ये सारे वो लोग हैं जिनकी इनकी जो इंटेग्रिटी है उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं लगातार नवाब मलिक। और नवाब मलिक ने अभी तक कोई पर्सनल अटैक किसी पर नहीं किया है, भले ही वो समीर वानखेड़ का परिवार हो। उन्होंने सिर्फ यही कहा है कि समीर वानखेड़ अपने आप को मुस्लिम, उनका धर्म मुस्लिम है अकॉर्डिंग टू द बर्थ सर्टिफिकेट और निकाहनामा, लेकिन उन्होंने अपने आप को दलित घोषित किया है। क्यों? क्योंकि उनको नौकरी पानी थी IRS की, और इसी वजह से उन्होंने गलत तरीके से एक फर्जी दस्तावेज खड़ा करके और नौकरी हथियाई है। तो इन तमाम आरोपों के बीच में अब ये जो शख्स है काशिफ पटेल, इसका इस पूरे ड्रग क्रूज मामले में क्या संबंध है? उन्होंने ये बताया है कि काशिफ खान लोगों को ड्रग सप्लाई करता था, जो गोवा के पेडलर्स थे उनको ड्रग सप्लाई करता था, और वो उस दिन मौजूद था जिस दिन मुंबई टू गोवा जब ये कॉर्डिलिया क्रूज जब जा रही थी, जिसमें कि आर्यन खान को बुलाया गया था। तो सवाल ये उठता है कि काशिफ खान को ये बताया जा रहा है कि इन्होंने ही ये रेव पार्टी ऑर्गेनाइज की थी और उसका आयोजन खुद काशिफ खान ने किया था। तो काशिफ खान से इस समय एनसीबी ने सवाल क्यों नहीं खड़े किए हैं? तो रोज आरोपों की झड़ी लग रही है और एनसीबी की जो भूमिका है वो अब और गहराती जा रही है। सवालों के बड़े बड़े घेरे में अब एनसीबी आ रहा है। और आपको ये भी बता दें कि पिछले एक हफ्ते से जब से समीर वानखेड़ के ऊपर इन गंभीर सवालों को नवाब मलिक ने खड़ा किया है, तो उसके बाद एक भी बॉलीवुड एक्टर के खिलाफ कोई भी केस अभी तक ड्रग्स के मामले में दर्ज नहीं किया गया है। और जो एक्सपर्ट्स हैं और जो बॉलीवुड सर्कल में लोगों का मानना है कि अब समीर वानखेड़ के एपिसोड के बाद ऐसा लगता है कि अब जो पूरा ड्रग्स का मामला है और जिस तरीके से पूरी इंडस्ट्री को दबोचने की कोशिश की जा रही है, ये प्रक्रिया धीमी पड़ सकती है। लेकिन फिलहाल इन सारे खुलासों से हो गए हैं, लेकिन समीर वानखेड़े का क्या होगा? क्या समीर वानखेड़ अपना पद छोड़ेंगे? क्या उनको जेल होगी? अगर ये बताया जा रहा है कि अगर उन्होंने अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो शादी के बाद बनाया था, तो जाहिर सी बात है कि वो झूठे साबित होंगे, उनको जेल हो सकती है, चीटिंग और फॉर्जरी का मामला दर्ज हो सकता है। तो क्या केंद्र सरकार अब समीर वानखेड़े पे या गृह मंत्रालय समीर वानखेड़े पे कोई कड़ी कार्रवाई करेगा? ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल जो डिपार्टमेंटल विजिलेंस इंक्वायरी अभी चल रही है उसके ऑलरेडी आदेश दे दिए गए हैं और वो विजिलेंस इंक्वायरी इज अंडर वे, और उसमें देखना होगा कि क्या कुछ पाया जाता है। और तमाम जो आरोप लगाए हैं पैसे की वसूली के और बहुत सारी चीज़ों के, उन सारी चीज़ों को ये विजिलेंस इंक्वायरी देखेगी, उसका संज्ञान लेगी। और कल भी बताया गया था कि करीब 5 घंटे समीर वानखेड़े से ये पूछताछ चली है। लेकिन इस पूछताछ के बाद, इस इंक्वायरी के बाद क्या रिपोर्ट सौंपी जाती है, क्या वाकई में समीर वानखेड़ झूठ बोल रहे हैं, ये देखना होगा। इस पर फीडबैक दीजिएगा। मैं आगे चलती हूँ। अगली खबर में बात करते हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव की, जहां पर प्रियंका गांधी कांग्रेस में जान फूंकने की कोशिश कर रही हैं और अलग अलग मुद्दों के साथ वो लोगों के बीच में जा रही हैं, चाहे वो पहले अरुण वाल्मीकि का मामला हो या फिर लखीमपुर खीरी का मामला हो। और आज प्रियंका गांधी ललितपुर के वो 4 किसान जिनकी मौत हो गई थी, क्योंकि खाद की कमी से 2 किसानों ने सुसाइड कर लिया था, एक को हार्ट अटैक हो गया था, तो उनके परिवार वालों से मिलने गई थी। बहाना परिवार वालों से मिलने का था, लेकिन जो इश्यूज को प्रियंका गांधी सामने लेकर आ रही हैं वो है खाद की कमी का, खाद की किल्लत का। और उनका ये कहना है कि पूरे बुंदेलखंड इलाके में ही जो फर्टिलाइजर की इतनी ज़्यादा गंभीर कमी हो गई है उस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। और सरकार का जबकि एक अरेंजमेंट है कि किस तरीके से वितरण करना चाहिए खाद का, लेकिन फिर भी जो ब्लैक मार्केटियर्स हैं और जितने भी अधिकारी हैं उनकी मिली भगत से किसानों तक खाद नहीं पहुंच पाती है। और प्रियंका ने एक महिला का एक अकाउंट भी अपने ट्विटर पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि 3 बजे सुबह से ये महिला खाद के इंतज़ार कर रही थी, लेकिन फिर भी उसको खाद नहीं मिली। और आपको बता दें कि यह हादसा मंगलवार का था, जब किसान वेट कर रहे थे कि कब उन्हें खाद मिलेगी। फिर एक किसान को हार्ट अटैक हो गया और दूसरे ने अपने आप को फांसी लगा ली। मायावती ने भी उत्तर प्रदेश की सरकार को आड़े हाथों लिया है और कहा है कि इस तरीके का जो मिसमैनेजमेंट है वो नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर मोदी सरकार की आप बात करें तो मोदी सरकार खाद के मामले में, यूरिया के मामले में अपनी पीठ थपथपाती है। अभी हाल में ही 3-4 महीने पहले की ही बात है कि जब जैसे ड्राई अमोनिया
फॉस्फेट यानी कि जो DAP जैसे जो खाद हैं उनकी सब्सिडी 500 रुपए से बढ़ाकर 1200 रुपए कर दी गई थी। तो सब्सिडी बढ़ाने के लिए सरकार आगे है, लेकिन सप्लाई चेन को कैसे दुरुस्त किया जाए, किसानों तक खाद कैसे पहुंचे, वहां पर ऐसा लग रहा है कि सरकार का कोई फोकस नहीं है। और इसी के चलते अब ये विपक्षी पार्टीज बिल्कुल एक नए मुद्दे को लाकर उन्होंने खड़ा कर दिया है कि किसानों की जो वास्तविकता है, जमीनी हकीकत और जिन मुश्किलों का सामना किसानों को करना पड़ता है, जिसके बारे में प्रियंका गांधी ने बात भी किया है कि चाहे वो बिजली का बिल हो या फिर खाद की समस्या हो, ये सारी चीज़ों से आज का किसान जूझ रहा है। लेकिन जो केंद्र सरकार है वो बड़े बड़े ऐलान करती है कि देखिए हम किसानों के हित की बात करते हैं, किसानों के लिए हमने सम्मान निधि का आयोजन कर दिया, हमने किसानों के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड्स बना दिए, लेकिन जो रोजमर्रा की जो किल्लत किसान को झेलनी पड़ती है उसके बारे में लगातार प्रियंका गांधी फोकस कर रही हैं। और ऑलरेडी किसान आंदोलन चल रहा है, कृषि कानूनों को अभी भी वापस नहीं लिया गया है और किसान आंदोलन के चलते बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है और इस चुनौती को और ज्यादा बड़े तरीके से पेश कर रहे हैं विपक्षी दल, और जिसमें कि अब प्रियंका गांधी ने बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि लीड ले ली है और फर्टिलाइजर के इशू को, फर्टिलाइजर की किल्लत की इशू को अब उन्होंने बिल्कुल लाकर सेंटर स्टेज पर खड़ा कर दिया है, ताकि बीजेपी को वो एक बार फिर से एक ऐसी सरकार के रूप में प्रोजेक्ट कर सके जो कि किसान विरोधी है, किसानों के लिए घोषणाएं करती है, लेकिन जो जमीनी तौर पर जिन मुश्किलों का सामना किसानों को करना पड़ता है उसके बारे में केंद्र सरकार बात नहीं करती। और ये खाद की कमी का जो इशू है ये इसी बात का संकेत है। और यूपी की राजनीति अब ऐसा लग रहा है कि किसानों के मुद्दों पर ही अब गरमाएगी और विपक्षी दल इसमें अब कूद पड़े हैं। इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा। मैं आगे चलती हूँ। अब अगली खबर की ओर चलते हैं। आपने अभी देखा कि किस तरह से प्रियंका गांधी ने खाद के इशू को उठाया था और दूसरी तरफ जो उनके कजिन हैं यानी कि वरुण गांधी पीलीभीत के जो MP हैं लगातार सरकार पे हमलावर हो रहे हैं। तो आज उन्होंने एक बार फिर से हमला किया। उनका एक वीडियो वायरल हुआ है और उस वीडियो में वो मिल रहे हैं जो कृषि के जो ऑफिसर्स हैं और किसानों से, और मिलकर उन्होंने ये कहा है कि अब अगर मेरे पास कोई सबूत भ्रष्टाचार का मिलता है या फिर किसानों से बेअदबी से कोई भी अफसर पेश आता है तो फिर वो सरकार के पास हाथ जोड़ने नहीं जाएंगे, बल्कि इन सारी चीजों को लेकर वो अदालत में जाएंगे। उन्होंने कहा है कि मैं किसान सरकार के हाथ नहीं जोड़ूंगा लेकिन सीधा कोर्ट में जाऊंगा। उन्होंने कहा है कि सरकार के आगे मैं नतमस्तक अब नहीं होऊंगा। साथ में उन्होंने ये भी कहा इस इंटरैक्शन में कि हर गांव में और प्रोक्योरमेंट सेंटर अगर आप देख लें तो वहां पर भ्रष्टाचार दूर दूर तक फैला हुआ दिखता है, क्योंकि जिस तरीके से अनाज को मंडी में रिजेक्ट कर दिया जाता है फोर्सफुली, ताकि किसान मजबूर हो जाएं कि वो जो मिडलमैन है उनसे किसानों को खरीदे। तो ये जो प्रॉब्लम है ये तब तक नहीं जाएगी जब तक आप संवैधानिक गारंटी किसानों को नहीं दे देते MSP की, यानी कि लीगल गारंटी जब तक आप MSP की नहीं देंगे तब तक इन किसानों को इसी तरीके के भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि योगी सरकार के लिए बहुत शर्म की बात है कि किस तरीके से अभी हाल में भी उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया था कि जिसमें कि किसान ने इंतजार करते करते 15 दिन उस किसान ने कोशिश की कि मंडी में वो अपना अनाज बेचे। जब 15 दिन के बाद भी वो नहीं बेच पाया तो उसने अपने अनाज की फसल को जला दिया। उस वीडियो को भी वरुण गांधी ने पोस्ट किया था। तो लगातार वरुण गांधी हमलावर हो रहे हैं। उन्होंने आज के वीडियो में ये भी कहा कि अब वो एक रिप्रेजेंटेटिव को तैनात करेंगे जो कि हर प्रोक्योरमेंट सेंटर में क्या कुछ हो रहा है वो उसको रिकॉर्ड कर सके, यानी कि अब प्रोक्योरमेंट सेंटर में भी एक पैनी नजर बनाकर रखेंगे वरुण गांधी और अफसरों को टास्क पे लेंगे। अफसरों के लिए मुसीबत बन सकते हैं एक बार फिर से वरुण गांधी। और जाहिर सी बात है कि जब अफसर ठीक से काम करते हुए इन प्रोक्योरमेंट सेंटर्स में और मंडीज में नजर नहीं आएंगे तो लगातार वरुण गांधी इस चीज को लेकर उठाएंगे। और ये जो वास्तविक मुसीबतें हैं, जो जमीनी दिक्कतों का सामना जिन किसानों को करना पड़ रहा है, उसके बारे में जिस तरह से प्रियंका गांधी ने खाद की इशू को उठाया है, उसी तरीके से मंडियों में क्या हालत है उसे वरुण गांधी ने उठाने की कोशिश की है। तो वरुण गांधी जिस तरीके से सरकार की पोल खोल रहे हैं और जो सरकार ये कहती है कि देखिए हमने किसानों के लिए कितना बड़ा काम किया, हमने ई-मंडीज बना दी हैं, आज उन्हीं मंडियों में किसान कैसे जूझ रहा है उस पर फोकस कर रहे हैं वरुण गांधी। अब वरुण गांधी क्या चाहते हैं, किस तरीके की राजनीति करना चाहते हैं,
अभी ये किसी को इस पर लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है। वो अपनी पार्टी बनाएंगे या कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, इसको लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन एक बात की जो क्लैरिटी है वो ये है कि जो उनका बेल्ट है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, वो वहाँ पर एक नए तरीके की पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। किसानों के वो नेता अपने आप को साबित करने में वो लगे हुए हैं, जिसके लिए उन्हीं की पार्टी किसानों के साथ नहीं खड़ी हो रही है और उन्होंने अपने पार्टी के आदर्शों को भी त्याग दिया है और आज वो किसानों के साथ खड़े हैं। यानी कि अपने भविष्य की परवाह पार्टी के अंदर न करते हुए आज वरुण गांधी एक रिबेल के रूप में किसानों के साथ खड़े हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले एक पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का भी एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने सरकार को चुनौती दी थी कि हम सरकार के साथ जाने के बजाय किसानों के साथ खड़ा होना ज्यादा पसंद करेंगे। उस वीडियो को भी उन्होंने पोस्ट किया था। तो लगातार सरकार की पोल खोल रहे हैं और ऐसे में सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। खासकर उत्तर प्रदेश के चुनाव जब नजदीक है तो वरुण गांधी वाकई में सरकार के लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। अब सरकार इसको कैसे कंटेन करेगी, क्या कृषि कानूनों को वापस लेने की तैयारी है, कुछ ऐसे भी बातें विस्पर्स में सुनाई पड़ रही हैं, लेकिन इसको लेकर अभी कोई पुष्टि नहीं है। लेकिन किसान आंदोलन गले की हड्डी जरूर बन सकता है यूपी के चुनाव में, खासकर बीजेपी के लिए। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। अब अपनी आखिरी खबर में बात करते हैं कि किस तरीके से सार्वजनिक स्थानों पर जब लोग नमाज पढ़ रहे हैं तो उसको लेकर विरोध प्रदर्शन गुड़गांव में हरियाणा के शुरू हो गया है। 12A सेक्टर का एक इलाका है जहां पर यह बताया जा रहा है कि गुड़गांव की पुलिस ने 37 लोकेशंस में अनुमति दी थी कि आप उन लोकेशंस पर नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ी गई, जिसको लेकर एक बैनर के तले जिसका नाम है आर्य केंद्रीय सभा, इसके लोग गए, उन्होंने गुड़गांव पुलिस को ज्ञापन सौंपा। उसके बाद विरोध प्रदर्शन हुआ जिसमें कि 30 लोगों को अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अभी पिछले ही हफ्ते कुछ इसी तरीके का माहौल हमने सेक्टर 37 में देखा था गुड़गांव के, जहां पर जय श्री राम के नारे लगे और एक तरीके से मुसलमानों को एक सेकंड क्लास सिटीजन होने का एहसास कराने की कोशिश कर रही हैं इस तरीके की जो फ्रिंज आउटफिट्स हैं आर्य केंद्रीय सभा जैसे लोग। हालांकि पब्लिक प्लेसेस में नमाज पढ़ना या पूजा करना एक गलत चीज माना जाता है, क्योंकि इसके लिए अलग अलग डेजिग्नेटेड लोकेशंस हैं कि आप मंदिर के अंदर पढ़ें या मस्जिद के अंदर पढ़ें, आप पब्लिक प्लेसेस में नहीं कर सकते। ये एक सिविक इशू भी है। लेकिन जिस तरीके से आप एक डर का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर लोगों ने पब्लिक प्लेस में अगर नमाज पढ़ ली तो आप उनको जेल में डाल देंगे, तो ये एक तानाशाह पुलिस का रवैया है और ये दिखाता है कि आप किस तरह से जो खास समुदाय के लोग हैं और अगर मुसलमान हैं वो, तो आप उनको निशाने पर रखते हैं, उनको टारगेट पर रखते हैं और आप उनके प्रति असहिष्णु होते हैं। यानी कि इनटॉलरेंस का जो एक प्रतीक है वो पेश करते हैं जब मुसलमानों की बारी आती है। लेकिन अगर मंदिर के लोग अगर बीच सड़क पर बैठकर कीर्तन करते हैं या पंडाल लगा लेते हैं तो उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन क्योंकि यहाँ नमाज पढ़ी जा रही है तो इसको लेकर एक बड़ा बवाल खड़ा कर दिया गया है, बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया गया है। और ये बार बार किस लिए होता है कि आप हिंदूज और मुस्लिम्स को पोलराइज कर सको, उनमें एक कड़वी भावना है वो ला सको, समाज को इस नमाज और मंदिर के आधार पर बांट सको। तो ये सारी वो चीजें हैं। लेकिन एक बार फिर से मैं ये कहूंगी कि ये एक सिविक इशू है, आप पब्लिक प्लेसेस का बेजा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये आपके अपने लोग हैं, आप उनको कैसे उनके खिलाफ आप विरोध प्रदर्शन करेंगे कि अगर वो नमाज पढ़ रहे हैं तो आप उनके खिलाफ विरोध करेंगे, तो ये कहाँ की सहिष्णुता का एक प्रतीक है। क्योंकि भारत अगर धर्मनिरपेक्ष देश है तो आपको टॉलरेंट रहना पड़ेगा बाकी धर्मों के लिए भी, बिना सिविक इशू को खड़ा किए हुए। तो सुनिए सच की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317। आप देखते रहिएगा सुनिए सच और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।